हाथों में भाले और तलवारें, वाहेगुरु किनारे, नीले बाने में सजे, आखिर कौन है ये निहंग सिख? कहां से आते हैं ये निहंग और कैसे बनते हैं ये निहंग? क्या कहता है इतिहास, चलिए जानते हैं। नमस्कार, न्यूज पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षिता रावत। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के इन पन्नों से। देवभूमि उत्तराखंड जहां पहचान आस्था से है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु शांति और श्रद्धा की तलाश में आते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में इसी देवभूमि में लगातार 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी। पहले कर्णप्रयाग, फिर नगरासू और अब देहरादून बॉर्डर। तीनों घटनाओं में चर्चा के केंद्र में रहे निहंग सिख। हाथों में तलवारें, भाले, नीले बाने में सजे निहंग सिख। और उसके बाद शुरू हुई बहस, आखिर निहंग सिख है कौन? क्यों हमेशा शस्त्रों के साथ चलते हैं? क्या इनका इतिहास है, सिर्फ युद्ध का इतिहास है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी परंपरा छिपी है जिसे आज की पीढ़ी ठीक से जानती ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में जो कुछ हुआ उसे पूरी निहंग परंपरा से जोड़कर देखा जा सकता है, या फिर कुछ व्यक्तियों की घटनाओं और 500 साल पुरानी विरासत के बीच फर्क करना जरूरी है? आज हम इतिहास, धर्म, परंपरा, संविधान और वर्तमान घटनाओं के बीच की पूरी तस्वीरें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल निहंग सिखों का इतिहास केवल किसी एक समुदाय का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे कठिन दौर की कहानी है। वो समय जब धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले हो रहे थे, जब अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था। उसी दौर में सिख गुरुओं ने केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सीख दी। साल 1699 बैसाखी का दिन आनंदपुर साहिब में हजारों की भीड़ जमा थी। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों के सामने एक ऐसा आह्वान किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, पंच प्यारों को अमृत चखाया और फिर स्वयं उन्हीं से अमृत ग्रहण किया। यहीं से जन्म हुआ उस परंपरा का जिसने संत और सिपाही दोनों के आदर्श को एक साथ अपनाया। खालसा का अर्थ केवल योद्धा नहीं था, बल्कि ऐसा इंसान जो अन्याय के सामने कभी सिर न झुकाए, जो कमजोर की रक्षा करे और धर्म की रक्षा करे, और जो अपने जीवन से पहले समाज को रखे। इसी परंपरा से आगे चलकर निहंगों की पहचान और मजबूत होती चली गई। निहंगों को गुरु की लाडली फौज भी कहा जाता है। नीले रंग का चोला, ऊंचा दमाला, दमाले में सजे चक्र, कमर में कृपाण, हाथ में भाला और तलवार, और चेहरा ऐसा जिसमें युद्ध का आत्मविश्वास दिखाई देता है। यही उनकी सबसे अलग पहचान बन गई। इतिहासकार बताते हैं कि निहंग शब्द की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ इसे फारसी भाषा से जोड़ते हैं, जहां इसका संबंध मगरमच्छ या तलवार जैसी निर्भीकता से बताया जाता है। वहीं कुछ विद्वान इसे संस्कृत के निशंक शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है निडर। शायद यही कारण है कि युद्धभूमि में उनके साहस को देखकर उन्हें निहंग कहा जाने लगा। निहंगों को अकाली भी कहा जाता है। अकाल यानी जो अकाल से परे हो। यही दर्शन उन्हें सामान्य सैनिकों से अलग बनाता है। उनके लिए युद्ध सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध अंतिम विकल्प माना गया है। यही कारण है कि निहंग केवल शस्त्र धारण नहीं करते, बल्कि शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। उनके लिए तलवार केवल हथियार नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक है। भाला केवल युद्ध का साधन नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इतिहास में निहंगों की बहादुरी के कई उल्लेख मिलते हैं। मुगल शासन के दौरान अनेक युद्धों में उन्होंने हिस्से लिए। कई बार संख्या कम होने के बावजूद उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना किया। यही वजह है कि उन्हें गुरु की फौज कहा गया। सिख इतिहास में चमकौर, मुक्तसर और अनेक संघर्षों में उनके साहस की चर्चाएं मिलती है। इसी बीच एक और दावा अक्सर सुनने को मिल जाता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए भी निहंगों ने युद्ध लड़ा था। सिख परंपराओं और कुछ धार्मिक स्रोतों में इसका उल्लेख मिलता है, जबकि कई इतिहासकार इस घटना के विवरण और समय रेखा पर अलग अलग मत रखते हैं। इसीलिए इस विषय को धार्मिक परंपरा और ऐतिहासिक शोध दोनों के संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन अब जरा लौटते हैं उत्तराखंड की तरफ। लेकिन सवाल यही है, अगर निहंगों की परंपरा न्याय और रक्षा की रही, तो फिर उत्तराखंड में पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उन्हें किस नज़र से देखा जाए? क्या इतिहास और वर्तमान एक ही बात कहते हैं, या दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है? आगे हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला देखने को मिली जिसने प्रशासन के साथ साथ आम लोगों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। सबसे पहले मामला कर्णप्रयाग से सामने आया, जहां निहंग सिखों से जुड़ा विवाद चर्चा में आया। इसके बाद नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण, जिसने पूरे प्रदेश में माहौल को गर्मा दिया। स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। मामला इतना बड़ा कि सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों को खुलकर सामने आना पड़ा। इसी बीच देहरादून की सीमा पर भी निहंग सिखों से जुड़ी एक और घटना सामने आई। लगातार सामने आई इन घटनाओं ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये केवल कुछ व्यक्तियों का व्यवहार है,
या फिर कहीं ना कहीं अनुशासन में कमी दिखाई दे रही है। इन घटनाओं के बाद पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, जांच शुरू हुई और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी है। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। किसी ने पूरी निहंग परंपरा पर सवाल उठाए तो किसी ने कहा कि कुछ व्यक्तियों के कथित कृत्यों के आधार पर पूरे समुदाय को कटघरे में करना उचित नहीं है। यही वो बिंदु है जहां इतिहास और वर्तमान को अलग अलग समझना जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड की पहचान हमेशा भाईचारे, धार्मिक सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण से रही है। ऐसे में कोई भी घटना, चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़ी हो, लोगों की चिंता बढ़ा देती है। यही वजह है कि स्थानीय लोग भी ये चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो, दोषी कोई भी हो, कार्रवाई कानून के अनुसार हो और किसी निर्दोष या पूरे समुदाय को बिना वजह कटघरे में ना खड़ा किया जाए। उत्तराखंड ने हमेशा ही संतों का सम्मान किया है, सैनिकों का भी सम्मान किया है और हर उस परंपरा का सम्मान किया है जिसने समाज को जोड़ने का काम किया हो। लेकिन एक बात उतनी ही स्पष्ट है, देवभूमि में आस्था का सम्मान होगा पर कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। परंपराएं सम्मान दिलाती हैं लेकिन अनुशासन उन्हें जीवित रखता है, और जब अनुशासन टूटता है तब सवाल केवल व्यक्ति पर नहीं पूरी पहचान पर उठने लगते हैं। इसीलिए जरूरत इतिहास की बहस से ज्यादा वर्तमान में कानून और मर्यादा दोनों को साथ लेकर चलने की है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ पेज।